नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिड डे का। खबर मिड डे में आज हम बात करेंगे 2024 के चुनाव पर। 2024 के चुनाव पर अखिलेश का सबसे बड़ा दावा अब सामने आ गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर दिया, जिसके बाद पूरी तरीके से राजनीतिक बयानबाजी तो शुरू हुई ही हुई, उसी के साथ एक के बाद एक लगातार सियासी गलियारों में हलचल भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी मिशन 2024 को फतेह करने में जुटी हुई है। नवरात्रि में अखिलेश यादव 20 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकते हैं। कानपुर पहुंचे सपा मुखिया ने बीजेपी के दावे पर जबरदस्त हमला बोला और कह दिया कि बीजेपी को 80 सीटों पर धूल चटाएंगे। फिर क्या था, आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में लगातार समाजवादी पार्टी का यह बयान ट्रोल होने लगा। विपक्षी मोर्चे का इंडिया नाम से गठबंधन तैयार हुआ है। इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियों ने साथ रहने का फैसला किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि घटक दलों के साथ आम मतदाताओं को लगता है कि बीजेपी ने धोखा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ना संविधान को मानती, ना लोकतंत्र को, और संस्थानों को भी खत्म करके रख दिया। महंगाई, बेरोजगारी और नाइंसाफी पूरी तरीके से बीजेपी सरकार में चरम पर है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर स्थिति को साफ करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी को 80 सीटों पर हराने जा रही है। हम आपस में बातचीत करके सीटों का बंटवारा कर लेंगे। हालांकि इन सब के बीच में बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, उस पर भी एक नजर डालते हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। बीजेपी कार्यकर्ता किशोर यादव, सपा नेता विनय सिंह। पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। किशोर जी, 2024 की तैयारी में अखिलेश यादव साफ तौर पे नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि बीजेपी ना लोकतंत्र को मानती है, ना संविधान को मानती है, और संस्थानों को तो पूरी तरीके से खत्म ही कर चुकी है। जी श्रेया जी, माननीय अखिलेश यादव जी के बयान पर जी मेरा कोई बहुत बड़ा कमेंट नहीं है। जी, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव लड़ती है। ये हमारे जो क्षेत्रीय दल है जी, किसी कारणवश किशोर जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है। कट गया। एक बार फिर जोड़िए। किशोर जी, हाँ एक बार जोड़िए, कट गया। किसी कारणवश किशोर जी की आवाज नहीं आ रही। विनय जी बता, अभी जब बीजेपी कार्यकर्ता से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अखिलेश यादव के बयान से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक चीज मैं बता दूं जी, भारतीय जनता पार्टी से भी इस समय उत्तर प्रदेश और देश में कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इस समय विदाई का समय है और पूरी भारतीय जनता पार्टी गमगीन है। जाहिर सी बात है कि विदाई के समय कोई भी इतने साल सत्ता का शोषण, जनता का शोषण किया होगा और विदाई का समय आता है तो गमगीन होना लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बड़े उम्मीद के साथ 10 साल का समय दिया था 2024 में। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां, किसानों का बिजली माफ, छात्रों को टैबलेट, और क्या कहते हैं कि कन्याओं को जो है अलग से शादी और ब्याह का ऋण, तमाम ऐसी योजनाओं का इन्होंने जिक्र किया। किसानों को फ्री खाद, डीएपी, अब तो फ्री के छोड़िए 50 किलो का आता है उसमें से भी 5 किलो निकाल लिया जा रहा है खाद वगैरह। तो इस तरह की स्थितियां हैं। महंगाई आपको पता ही है कि क्या है, 180-90 रुपए में जो है आज की तारीख में वो क्या कहते हैं दाल बिक रहा है। तो स्थिति बड़ा भयावह है और जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है, ऐसा कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को अपना हक पता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, अगर 80 सीटें कहा है तो गलत नहीं कहा है।
स्थितियां यही हैं। आज संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान को खत्म करके ये अपना अलग संविधान आरएसएस के साथ बनाने के फिराक में, जिसमें संविधान में था कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित जितने भी इस तरह के लोग हैं समाज में, उनके हक और अधिकार की बात की गई थी। आज इस हक अधिकार को समाप्त कर सारे नौकरियों को कहीं न कहीं ठेकेदारी प्रथा में दे करके समाप्त किया जा रहा है, सबसे अधिकार को छीना जा रहा है। जिस तरीके से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं कहेंगे तो 6 लोगों का नरसंहार कानपुर में, कहा आप कहीं उठा करके स्थिति देखिए। उत्तर प्रदेश की स्थिति तो बड़ा बद से बदतर हो चुकी है और जनता इस समय परेशान है। वो चाहती है, इंतजार कर रही है। पिछली बार भी हमने आपसे कहा था, सरकार जरूर नहीं बनी है, लेकिन हमने आपसे कहा था कि जनता इंतजार कर रही 36% वोट पा करके, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र की वजह से 50 वोट, 100 वोट, 200 वोट, 500 वोट से समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया। हमने वो स्वीकार किया, क्योंकि देखिए हम जनता के निर्णय पे कोई टिप्पणी नहीं करती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता से भी सर्वोपरि अपने आप को मानती है। उसके नजर में मोदी जी का चेहरा जनता से ऊपर है, जनता से आगे समझती है। ये नहीं मालूम है कि आज मोदी जी भी प्रधानमंत्री किसी जनता जनार्दन के निर्णय की वजह से हैं, लेकिन इनका अहंकार इस तरह से है कि सारे संविधान, लोकतंत्र, जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, आप ये बताइए कि जो एजेंसियां, जो भी परिक्रम जो है सरकार के फायदे में होते हैं, उसको तो नहीं बेचा जाता है। आप देखिए रेलवे को गिरवी रख दिया गया, आप देखिए जितने भी एयरपोर्ट है उसको गिरवी रख दिया। LIC कुछ बचा है कि इसमें? माननीय प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो यही तो कहा करते थे, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। आज ये सारी चीजें आपके सामने आ रही है, तो देश की जनता तैयार बैठी है और भारतीय जनता पार्टी की विदाई एकदम सुनिश्चित है, इसमें कोई फंड नहीं। किशोर जी, समाजवादी पार्टी को लेकर के पूरी तरीके से अभी विनय जी ने भी स्थिति साफ कर दी कि इस बार सपा इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ मैदान में। अखिलेश यादव का भी कुछ ऐसा ही बयान आया, उन्होंने कहा कि 80 सीटों पर धूल चटा देंगे बीजेपी को। जी सिया जी, ये ख्याल, गाली भी आप ख्याल अच्छा है। एक शायर ने कहा है कि मिट गए वो बादशाह जिन्हें खुद पे गुमान था, पर वो पत्थर भी नहीं डूबा जिसपे प्रभु श्री राम का नाम था। ये समाजवादी पार्टी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, इंडिया गठबंधन के आदरणीय राहुल गांधी जी, अभी तो इनके पास पीएम का दावेदार कौन है? क्योंकि कोई भी चुनाव सिराज जी, कोई भी बारात निकलती है तो उसका दूल्हा हुआ करता है। कोई भी चुनाव किसी नेतृत्व के एक व्यक्ति के नाम पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, यशस्वी मोदी जी के नाम पर। इंडिया गठबंधन में यही नहीं तय है कि इस बाराती का दूल्हा को, अगर 28 बारात है तो 28 दूल्हा है। किसी को यह तय नहीं है कि कौन इसका दूल्हा होगा, कौन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होगा। और असमंजस की स्थिति में हिंदुस्तान की जनता किस नेतृत्व को वोट करेगी, अभी यही इन लोगों को समझाने में बहुत दिक्कत है। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी स्पष्ट कर चुके हैं प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं। हम पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता किस प्रधानमंत्री के नाम पर 2024 का वोट करेगी और किस प्रधानमंत्री के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी अपने को फ्लैश कर चुकी है कि हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन न ही इंडिया गठबंधन ने किसी को फ्लैश नहीं किया है कि वास्तव में इस गठबंधन का नेता कौन होगा, किसके नाम पर पूरे हिंदुस्तान पे चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव जीत जाएंगे तो इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। हमने उदाहरण दिया था सीता स्वयंवर का श्रेया जी, कि जब सब मिलके धनुष बाण नहीं तोड़ पाए तो लोगों ने कहा इकट्ठा तोड़ेंगे। तो वशिष्ठ ने पूछा कि भाई आप ठीक है, आप लोग 100 राजा मिलके तोड़ेंगे धनुष को, सीता तो एक ही है, आखिर में सीता से शादी कौन करेगा।
तो जी। उन लोगों ने कहा कि पहले हम अपने में युद्ध करेंगे, इस युद्ध में जो जी मार के बचेगा वही सीता से शादी करेगा। वही स्थिति हो गई है आपके इंडिया गठबंधन की। जब तक कोई भी दूल्हा नहीं तय होगा तो बाराती उसके पीछे जाएंगे। वही हाल हिंदुस्तान की सरकार का है। आज की तारीख में श्रेया जी, इंडिया गठबंधन के पास कोई भी पीएम का दावेदार अधिकृत नहीं है जिसके नाम पर इंडिया गठबंधन को मांगे। और भारतीय जनता पार्टी, ये माननीय अखिलेश यादव जी आज घोषणा कर रहे हैं 5-6 महीने चुनाव है, जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5 साल चुनाव लड़ती है। हम 5 साल से अपने बूथों पे चुनाव लड़ते हैं। किशोर जी, अध्यक्षों को, किशोर जी, पन्ना प्रमुखों को। जी, हमेशा से विपक्ष कहता है कि बीजेपी कहती है कि हम 5 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, हम हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं, इसीलिए व्यवस्थाएं बेहाल हुई नजर आ रही हैं। विपक्ष ये बड़ा आरोप लगा रही पिछले कुछ दिनों से। किधर हमने तो ऐसा कोई वर्ग नहीं छूटा इस हिंदुस्तान में, एक गरीब की झोपड़ी से लेके हवेली तक तो हमने कुछ किया, कुछ न कुछ किया ही है। और बता दें श्रेया जी, हम अगर गिनती करने लगे अगर पूरे अपने कार्यों की, तो मालूम होगा कि 24 घंटे खाली हमारे कार्यों के बारे में हमने मजदूरों के लिए किया। अभी आज ही देख लीजिए, आज इजराइल से करीब 300-350-400 लोग उस युद्ध के दौरान, जहां पे कोई एक बच्चे और औरत का निकलना मुश्किल है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की ये ताकत है कि हमारा विमान गया है और 350-400 लोगों को निकाल के आज लेके आज आपके हिंदुस्तान में आएगा। चाहे वो इजराइल हो, चाहे गाजा हो, चाहे वो ईरान हो, किसी की ताकत नहीं है हमारे विमान पर टच करने की, हमारे लोगों को टच करने की। ये है हिंदुस्तान का नाम। आपने देखा होगा अपना अफगानिस्तान में जो आतंकवादी कहे जाते हैं, जिनके तालिबानों के नाम से पूरी दुनिया कांपती है, वहां पर भी हिंदुस्तान के लोगों को बंधक बनाया गया। उन्होंने जो हिंदुस्तान का झंडा था वो लिए हुए थी हमारी माताएं बहनें। उन उग्रवादियों ने, आतंकवादियों ने हवाई अड्डे तक का सम्मान, यहाँ तक हमारी महिला बहनों ने कहा कि वह तालिबानी आतंकवादी हमें चेहरा उठा के नहीं देख रहे थे, इतना सम्मान कर रही थी। और पाकिस्तान के भी औरतें हिंदुस्तान का झंडा दिखाए अपने पास रख करके एरोड्रोम तक पहुंच कर अपने देश पहुंच गई। ये हिंदुस्तान की ताकत है। ये यशस्वी पूरी दुनिया में आज मोदी का जो डंका बज रहा है। आपने देखा एशिया कप में हम 100 से ज्यादा मेडल जीत के पहली बार हिंदुस्तान का हमने गौरव बढ़ाया है। हमने महिलाओं को सम्मान दिया, हमने गरीबों को झोपड़ी से बजाय मकान दिया, हमने स्वच्छता में सुलभ शौचालय। किशोर जी, क्या इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बीजेपी इस बार फिर 2024 के चुनाव में मैदान में आ रही है? हम अपने कर्मों के आधार पे आए। ठीक है, हमने जो हिंदुस्तान का सम्मान दिया पूरी दुनिया में, हमने विश्व गुरु, ठीक है, ठीक है विनय जी, G20 हमने करके साबित कर दिया। अरे ठीक है किशोर जी, किशोर जी, ठीक है विनय जी, किशोर जी एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाए हैं कि हमने ये किया और हम अपने कार्यों को लेकर के आएंगे जनता के बीच में और हमारे कार्यों का फल जनता हमें देगी। फिर कैसे आप लोग दावा कर रहे हैं कि 80 की 80 सीटों पर आप लोग बाजी मारेंगे उत्तर प्रदेश में? अभी किशोर जी की बातों को आपने सुना जी, झूठ के पाठशाला से निकली हुई झूठी स्क्रिप्ट पढ़ करके इन्होंने सुना दिया। इस तरह की बातें ये हमेशा करते रहते हैं, आज कोई नई बात नहीं है। पार्टी में झूठ का एक कुनबा है जो इस तरह से बयान करता रहता है। बात यहाँ उत्तर प्रदेश और देश की अभी फिलहाल जिन शर्तों पर, जिन वजहों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, युवाओं को नौकरी देने की बात, महंगाई को कम करने की बात, देश के सम्मान की बात, जिस देश को ये बेचने का काम निरंतर कर रहे हैं उसके सम्मान की बात थी। आज जब पुलवामा होता तो सोच कैसे लगता है देश की जनता को, आपने देखा ये किन परिस्थितियों में पुलवामा हुआ, पूरा प्रदेश गया है। पहली चीज। दूसरी चीज, उस देश में जिस देश को इन्होंने 10 साल सजाया संवारा कह रहे हैं, उस देश के 80 करोड़ से ऊपर लोगों को लाइन में लगाकर कटोरा थमा दिया, जो कि सरकारी भोजन पर, सरकारी राशन पर आज देश निर्भर है। न रोजगार है, न कहीं महंगाई से मुक्ति है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए देश कहाँ खड़ा है ये आपको भी पता है। अभी तक के 15 प्रधानमंत्री इससे पहले हुए, 50 लाख करोड़ आपको भी पता है कर्जा था। आज कितना 100 लाख करोड़ रुपया अकेले मोदी जी ले गए।
जबकि स्थिति देश की ये है कि जीएसटी से वसूला जाना पैसा अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा रेवेन्यू भारत देश के पास आ रहा है। उसके बाद भी देश परेशान है, देश बेहाल है। देश में ये स्थिति है कि यहाँ की जनता को 5 किलो राशन के लिए लाइन में लग करके सरकार के भरोसे जीवन यापन करना पड़ रहा है। देश की युवाओं की स्थिति देख लीजिए आप कि नौकरी है नहीं, अगर कहीं कुछ मिल भी रहा तो एक साल के लिए ठेकेदारी प्रथा पर लोगों को नौकरी करने का मौका मिल रहा। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को सपना देख करके पढ़ाया था, जिन सपनों के सहारे पढ़ाया था, दिल्ली, बंबई, लखनऊ इत्यादि जगहों पर, आज उनकी स्थिति क्या है आप बताइए। तो किशोर जी की बातें बेबुनियादी है, कोई दम नहीं है। और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। ये राम और जो है धर्म, इनके सहारे ये देखिए, ये तो धर्म और राम तो हमारे हृदय में बसते, हमारे आस्था के प्रश्न है, लेकिन रोटी तो हमेशा कर्म से मिलती है। कर्म से बड़ा धर्म कोई हो नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि कर्म से बड़ा धर्म, कर्तव्य से बड़ा धर्म कोई है। विनय जी, लेकिन किशोर जी कह रहे हैं कि हमारे कर्म बड़े अच्छे हैं, हमने जनता के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो बता देना कौन सा काम किया, वही तो पूछ रहा हूँ। अभी इन्होंने काम भी गिनाए। 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया, युवाओं को बेरोजगार बना दिया। क्या महंगाई के मारे आप नहीं झेल रही है? महंगाई तो किशोर जी भी झेल रहे होंगे, आप भी झेल रही होंगे, इससे कोई वंचित तो है नहीं। और झूठ के पाठशाला से निकला हुआ झूठा स्क्रिप्ट पढ़ करके सुनाने से कुछ नहीं होता है। आज उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अडानी और अंबानी के कदमों में लिया करके देश को रख दिया है, आज देश की दुर्दशा देख करके देश के लोग आज परेशान है। इंतजार है 2024 का। हमने 2022 में भी कहा था डंडे से मार के खड़े, आपने देखा नहीं, शहर शहर ये लोग डंडे से मार के खड़े हो गए थे। इस बार की स्थिति उससे ज्यादा कठिन है इनके लिए, क्योंकि इनको तो गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। आपने देखा नहीं जोशी में किस तरह से कदमों में जाकर के राजभर के गिरती भारतीय जनता पार्टी, क्या कसर है भारतीय जनता पार्टी की? राजभर पार्टी है, आप जाकर के उनके कदमों में गिर गए और उसके बाद में स्थिति ये है, इतने बम्पर वोटों से आप हार के चले आए। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। 80 की 80 सीटें हारेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सीटें नहीं बचा पाएंगे, ये तय है अपनी बात। ठीक है, इसीलिए डरे हुए हैं। और ये जो विलाप आप देख रहे हैं, ये विलाप इसीलिए है और विदाई का क्षण है और घमासान इनके यहाँ चिकित्सा मचा हुआ है। संजय निषाद कह रहे हैं हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, इतनी सीटें चाहिए। राजभर उधर मुकार भर रहे हैं और गडकरी जी कह रहे हैं कि घबराओ ने हम चुपचाप बैठे बताते हैं। मोदी जी उधर प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, अमित शाह जी उधर बनना चाह रहे हैं। इतने दावेदार हैं। इनकी यहाँ स्थितियां अगर झांके अपने अंदर गिरबान में झांके तो समझ में आएगा कि स्थिति क्या। ठीक है विनय जी, लगातार किशोर जी कह रहे हैं कि आखिरकार पीएम चेहरा कौन है, किस पर वोट करेगी जनता? अरे जनता विचारधारा पर वोट करेगी, जो संविधान को बचाने के लिए वोट करेगी, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करेगी। एक प्रधानमंत्री थोड़ी ना, जनता जिसको चाहे वही प्रधानमंत्री। यहाँ तो थोपा जाएगा, जिसने देश को 10 साल बेचा है फिर वही प्रधानमंत्री है। ये तो भारतीय जनता पार्टी थोपने का प्रयास। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सब जनाधार है, सबका अपना जनाधार है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गठबंधन में किसका जनाधार है? शिंदे का जनाधार है। ठीक है, आधी माझी काजी जितने लोग आए हैं जनाधार है, किसका जनाधार है? हमारे यहाँ चाहे अरविंद केजरीवाल। ठीक है, जवाब लेते किशोर जी। विनय जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जनाधार है और जनता इतनी ज्यादा परेशान है आप लोगों से, उसको लेकर के इन्हें वोट करेगी। दीजिए जवाब। दूल्हे का नाम नहीं बताएंगे श्रेया। बारात तो तैयार है, अभी हर प्रदेश में आपस में ही लड़ रहे हैं। अरे किशोर जी, विनय जी ने कह तो दिया कि जिसको जनता चाहेगी वो उसको दूल्हा बना देंगे। भाई दूल्हे की चिंता मत कीजिए, मुद्दे पे पक्ष रखिए। किशोर जी, आप लोग हर बार विपक्ष के दूल्हे की चिंता लेकर के बैठ जाते हैं। अब ये लोग तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री कौन होगा। हमारे यहाँ तो सर्वमान्य है कि 2024 का चुनाव यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़ा जाएगा। जी। इसमें कहीं मतभेद नहीं है। बाकी हमारे यहाँ कर्मों के आधार पर अभी ये बार बार बेच दिया, किसको हमने बेच दिया? अरे ये लोग सिवाय जनता को बरगलाने की इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमने जितने भी काम किए उसमें हमने पार्टी नहीं बांटा। हमने अगर कोविड का इंजेक्शन लगाया तो हमने समाजवादी पार्टी के लोगों को भी लगाया, हमने कांग्रेस को भी लगाया, हमने पूरी जनता के पार्टी में डिग्री नहीं है, हमने कोविड का आज भी हमने जो 370 हटाया, जो आज तक हिंदुस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा कोण कहा जाएगा, जो हटा दिया कोई कानून का क्या 370? भाई आप अपने एजेंडे में ला दीजिए, 370 लगा देंगे। समाजवादी पार्टी है एजेंडे में ला दे कि हम आएंगे तो 370 लगा देंगे, 35 ये लगा देंगे। आप एजेंडे में तो लाइए। हमारे एजेंडे में तो है कि हमने 70 साल बाद 370 हटा के दिखा दिया, और हजारों साल बाद हमने राम मंदिर बना के दिखा दिया, और माँ भारती के माथे पर हमने चंदन लगा के दिखा दिया, और 24 घंटे के अंदर हमने अभिनंदन दिखा के दिखा दिया। 24 घंटे के अंदर आ गया था पाकिस्तान से अभिनंदन, किसी की ताकत नहीं थी। और आज भी इजराइल से हमारे सेना के जवान पहुंचे हुए हैं। उन तमाम युद्ध के बीच में यहाँ के हिंदुस्तान की जनता की सुरक्षा करके हिंदुस्तान में पहुंचेंगे। G20 का हमने सम्मेलन कराकर यह साबित कर दिया श्रेया जी कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने के अग्रसर हो चुका है, और दुनिया की पूरी दुनिया पर आज विश्व गुरु के रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री को स्थापित करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, अब तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने नहीं किया। ठीक है, आप बता दीजिए श्रेया जी, कोई एक काम जो किसी ने ना किया। क्या हमने कहा ना कि महिला, पुरुष, गरीब, अमीर, हमने सबके लिए किया। हमने तो वह काम किया उन गरीबों के लिए जिनके घरों में जो दवा के विनय जी कह रहे हैं कि काम की जगह सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाले हुए हैं। अब ये बताएं तो कहीं कुछ नहीं है हमारे। बताइए किसी एक मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा? ठीक है विनय जी जवाब दीजिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो? ठीक है किशोर जी जवाब देते, विनय जी जवाब दीजिए। नहीं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो? आप एक भी बताइए। जीरो टॉलरेंस पे हम हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। इनके पास आरोप नहीं, केवल जबानी आरोप है, कोई इनके पास आरोप नहीं है। ठीक है किशोर जी जवाब लेते हैं ना, अगर उन्होंने आरोप लगाया तो वो जवाब भी दें। जवाब दे इनको। ठीक है विनय जी। अरे किशोर जी जवाब तो लीजिए। जी विनय जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की घिसी पिटी वही पुरानी स्क्रिप्ट है जिसको ये सारे लोग फोटो कॉपी करा करके लेकर के निकलते हैं। पाठशाला से वही नेट पढ़ना रहता है। कम से कम पढ़ लिख करके अगर थोड़ा जानकार ये लोग होते तो G20 कोई नई चीज नहीं निकल करके आई है। शायद इन्हें पता नहीं G20 होता क्या है, कितने देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस लिए काम करता है, इसका क्षेत्र क्या है, किस लिए G20 बना था। ये कोई भारत ही नहीं कराया है। ये तो राउंड में जितने G20 के देश है सबको एक एक बार इसका मौका मिलता है। इससे पहले जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इससे बड़ा सम्मेलन इस देश के अंदर जिसमें अमेरिका से लेकर रसा से लेकर के सारे लोगों ने शिरकत किया था। और ये बार बार कहते हैं, जैसे ये नहीं होता कि चांद पर हमने भेज दिया, मोदी जी ने क्या भेज दिया है, अरे बहुत बड़ी चीज भेज दिया है, अरे क्या, अरे मोदी जी ने भेज दिया। इन लोगों को पता कुछ नहीं रहता है, वहां से उठाते हैं अब अंगुली दिखा करके। लेकिन देश की जो स्थिति है, जो व्यथा है, उस पर ये लोग बात करने का प्रयास ही नहीं करते। बताए ना कितने लोगों को नौकरियां थी। महंगाई आज कहाँ पर है, जो किसानों को DAP और खाद की स्थिति क्या है। इन्होंने कहा था किसानों की बिजली उत्तर प्रदेश में माफ होगी, उसे कहा था कि नहीं कहा था। इन्होंने कहा था बिजली के दाम कम होंगे, छात्रों को टैबलेट दिया जाएगा, मिला क्या, स्कूटी दिया जाएगा। ये झूठ की पाठशाला है, क्या इनसे बहस करेंगे। यहाँ इनके बहस उत्तर प्रदेश की जनता इनके खिलाफ निर्णय देने जा रही है। ये किसी लायक नहीं बचे हैं। मध्य प्रदेश में खुशबुगाहट हो चुकी है, छत्तीसगढ़ की स्थिति आने वाली है, हरियाणा में इनको अपनी औकात पता है, तेलंगाना में बोली होगी नहीं,
राजस्थान में थोड़ा 2-4-5 सीटें हो सकता पा जाए तो अपनी जमानत बचा लें। विनय जी, अभी आप लोग लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में किसान परेशान है, जनता परेशान है, जनता को क्या लाभ मिला। जब किशोर जी से पूछे तो किशोर जी कहते हैं कि हमने तो किसानों का पूरी तरीके से भला ही कर दिया है, आय दोगुनी करने को कही थी, कर दिया। फिर वही बात, मैं वही तो कह रहा हूँ, जैसे ये कहते हैं अरे चंद्रमा पे भेज दिया, अरे बड़ी भारी चीज भेज दिया, पूछिए तो क्या भेज दिया, क्या कर दिया किसानों का भला? जवाब दीजिए विनय जी। अरे किशोर जी, विनय जी ने सवाल पूछा और अखिलेश यादव ने भी इस पे सवाल किया है कि खेत में किसान खड़ा है, बीजेपी सरकार ने किसानों का धान खरीदने की व्यवस्था अब तक नहीं की है, और धान खरीदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। जी श्रेया जी, आज का अखबार अगर आपने पढ़ा होगा जी, तो अब तक का सबसे महंगाई न्यूनतम स्तर पे आज है, मात्र 3% पे जाके चुका हुआ है आज की तारीख में। आपने हिंदुस्तान पढ़ा होगा या हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें स्पष्ट है कि न्यूनतम आज महंगाई का दर 3% पे। रहने दीजिए, बताइए महंगाई कहाँ है? अब ये चाहते हैं कि किसान का आलू किसान खाद डाले 1200 का, इनको बेच से 15 रुपए का। इन लोगों की मानसिकता कितनी गलत है श्रेया जी। ये चाहते हैं कि जो किसान सुन लीजिए, अखबार पढ़ा है, ये किया है, विनय जी सुनिए, ये बताओ ना, सुनने की क्षमता रखिए। बोलने हमने आपका सुना, आप हमारा भी सुनिए। अरे क्या सुनेंगे विनय जी, हमारा भी सुनिए, हमने आपका सुना है, आप हमारी बात पे इतना गुस्सा जा रहे हैं। तेल कितने रुपए लीटर है ये बताओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा सहयोग करता है, बताओ अपने कार्यों के आधार पर कि आपके पास किस मुद्दे पे आप जनता के बीच में जाएंगे। आज की तारीख में आपने किया क्या है, आपने किया क्या है, किन मुद्दों पे जाएंगे जनता के बीच में। हम तो जनता के लिए, हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ किया है। आपने कहा नौकरी केवल सरकारी नहीं होती, हमने 6 करोड़ लड़कों को केवल जो प्राइवेट फर्म है उसमें हमने एडजस्ट किया। हमने 1 करोड़ से ऊपर नौकरियां सरकारी, 6 करोड़ बता 6 करोड़ हमने प्राइवेट कंपनियों में आपने दिया। प्रधानमंत्री बता रहे हैं 2 लाख, ये बता रहे आप 6 करोड़। प्राइवेट पकड़ के आप देखिए तो प्राइवेट फर्मों में जो नौकरियां मिली उसको आप जोड़ते नहीं है, कहाँ से? आप तो केवल जोड़ेंगे सरकारी नौकरी। पहले आप लोग पढ़ना सीखिए, दारू सफर आप लोग पढ़ना रहिए, आप पढ़िए। करने वाले लोग बता रहे 6 करोड़। अरे कहाँ? अरे भाई प्राइवेट कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में 100 करोड़ दिया ही, कहाँ आप उसको जोड़ते नहीं है। आपको आप लोग थोड़ा पढ़ा पे बैठा लेती है, और पढ़ के आया करिए कि भारतीय जनता पार्टी, हमने तो इस देश में उस गरीब के बेटों को आयुष्मान कार्ड जारी करके बचाने का काम किया। एक घर में 20 लाख 25 लाख। क्या फायदा है इस आयुष्मान कार्ड का किशोर जी, जब अस्पतालों में आए दिन लापरवाहियां बरती जाएंगी? क्या फायदा है इस आयुष्मान कार्ड का? और आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी सरकार चल रही है। सरकार की मंशा भले जीरो टॉलरेंस की है, लेकिन आपके मामले जो लगातार आ रहे हैं वो जीरो टॉलरेंस की गवाही नहीं दे रहे हैं। श्रेया जी, आप अपने इनसे बात कहिए, हमारी बात लीजिए, ये सुने पहले मेरी बात, उसके बाद फिर हम। आप बताओ राहुल की दाल कितने रुपए के लिए तो सुनेंगे। सवाल ही तो पूछ रहे हैं, आपने कहा कि महंगाई सबसे कम है, तो सवाल पूछ रहे हैं। विनय जी जवाब दीजिए। ठीक है विनय जी जवाब लीजिए। जी किशोर जी, आज का अखबार पढ़िए कि सबसे इस समय महंगाई है। या तो वो उसकी रेटिंग जो है, ये रेटिंग जो होती है उस रेटिंग के आधार पर। और किशोर जी, आप लोग अखबार और हेडलाइंस का दावा करते हैं, लेकिन सच ये बताइए कि जिस तरीके से अभी जनता महंगाई से त्राहिमाम करी है, क्या वाकई आप मान रहे कि महंगाई खत्म हो चुकी है? नहीं, आप मान रहे कि महंगाई नहीं है, फिर बीजेपी के लिए महंगाई नहीं होगी भाई। दाल 200 से 160 रुपया, आलू आपका 20 से 22 रुपया हुआ, प्याज आपका 25 से 30 रुपया हुआ। क्या चाहते हैं किसानों के सामान को आप फर्जी लुटवा दिया? किसान के 10 रुपये आलू बेचेगा,
किसान क्या अरे 50 रुपया आप किलो आप लोग हवा बात करते हो, 160 रुपया आज की मंडी की है किसान आज कीमत है। आज जो खर्च कर रहा है 40 रुपया आलू की लागत भी पसेरी चाहिए। की कीमत है। अब ये लोग चाहते अरे हैं हर 2 लाख किसान तनख्वाह की पाए 170 और दाल से 75 का मार्केट है। ये कैसे संभव श्रेया जी? सरसों का आपकी तेल बड़ी सबका जो इनकम ये कितने कंपनी वाला है। 1,80,000 किशोर जी, और इतना भी 40 क्लीन से चिट लेकर मत 45 दीजिए। रुपया है। आप ही के नेता मानते हैं कि हाँ महंगाई है, वजह आप लोग नहीं है लेकिन महंगाई है, ये आपके नेता मानते हैं, और आप तो बिल्कुल क्लीन चिट दे दे रहे हैं भाई। आप ये बताइए, महंगाई ये लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इस समय गाड़ियां बिक रही है, मोटरसाइकिल बाइक बिक रहे हैं, गाड़ियों 4 चक्का पे नंबर लगा हुआ है, वो सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। आप करें महंगाई है, कहीं महंगाई महंगाई मंडी का भाव है 160 रुपया। गैस सिलेंडर कर दिया हमने, किशोर महंगाई जी, को घटा करके ये बता दिया कि हम किसान को इससे महंगाई कब घटाई गई किशोर जी? महंगाई कब घटाई गई? गैस सिलेंडर कब कम किया गया दाम? जब चुनाव आ गया। तो क्या आप लोग भी फ्रीबी वाले मामले में आ रहे हैं क्या? अरे विनय जी जवाब सुनते उसके बाद आपका पक्ष जानते। जी कहाँ पे है? हमने आम पब्लिक का 200 घटाया, हमने जो गरीब लोग हैं उनका 400, जो ये हमारी जो योजना के साथ उनको दिया गया था उसको 400 घटाया हमने। आप बताइए श्रेया जी, जो किसान आज इस कड़ाके की धूप में और गर्मी में अपने खेतों में महंगी खाद डालता है, क्या इन लोगों को 2 लाख तनख्वाह पाने वाला भी चाहता है हमको 50 रुपया किलो दाल मिले, हमको 10 रुपया किलो आलू मिले? किशोर जी, उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेते हैं, देश की छोड़ दिए। उत्तर प्रदेश में कितने लोग हर महीने 2 लाख तनख्वाह पाते हैं? जरा हमको गिन के बता दीजिए। लेकिन ये बताइए, नहीं आप जरा गिन के बता दीजिए कितने लोग 2 लाख तनख्वाह पाते हैं? ये नहीं, हमने आपने एग्जाम्पल दिया ना, कितने लोग 2 लाख तनख्वाह पाते हैं हर महीने? जरा गिन के बताइएगा। ये नहीं, 70-80 हजार तो श्रेया जी हमारे अध्यापक भाई पा रहे हैं। हमारे यहाँ एक मजदूर की बर्थडे सरकारी है तो पा रहे हैं, सरकारी है तो पा रहे हैं, प्राइवेट में 70-80 नहीं है किशोर जी, प्राइवेट में 70-80 नहीं है। गलत आंकड़े मत पेश कीजिए। इनकम को लेकर के जो आंकड़े सामने आए वो खुद कहते हैं, जो इनकम को लेके आंकड़े सामने आते हैं वो खुद कहते हैं कि महंगाई इनकम से ज्यादा है। तो गलत आंकड़ों पे मत बात कीजिए। नहीं श्रेया जी, क्लीन चिट दीजिए, क्लीन चिट दीजिए, लेकिन इतना मत क्लीन चिट दीजिए। पर कैपिटा इनकम देखेंगी श्रेया जी, तो पहले 70 सालों में आपने देखा होगा मात्र ईयरली 86,000 था, आज 1,86,000 है पर कैपिटा इनकम। जिस तरह से पर कैपिटा इनकम बढ़ा है उस हिसाब से महंगाई आपकी नहीं बढ़ी है। आज एक घर की जो है अगर अच्छे से रहना चाहे, हम लोग भी है, तो अगर हमारे पास किसान जो है अपना खेती तो फ्री का राशन क्यों दे रहे हैं आप? चलिए ठीक है, इसलिए दे रहे हैं कि जो गरीब, हमारे पास ऐसे भी गरीब है जिनके पास खेत नहीं है, जिनके पास कोई साधन नहीं है, वो गरीब को हमने भूखा नहीं सोने देता। कहा है अब आप खुद बताइए कि कितने लोगों को आप राशन दे रहे हैं? हमने दिया, हमने बताया ना, करीब 60 से 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को, हर बीजेपी नेता कहता है 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, ठीक, 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम इतना बेहतर हो गया है कि हमारे देश में महंगाई कम हो गई। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि 1911 की जनगणना है कांग्रेस की, मौजूदा समय की बात कीजिए श्रेया जी, जनगणना के हिसाब से गरीबी की रेखा तय की जाती है। 1911 में जनगणना कांग्रेस ने कराया था, इसके हिसाब से जो गरीबी की रेखा थी उसके नीचे जो लोग थे उनको ये राशन दिया जा रहा है। इसलिए कांग्रेस की जनगणना, न कि भारतीय जनता पार्टी की जनगणना। भारतीय जनता पार्टी आपके ही नीतियों पर जो आपके थे, जो आपने खाका बनाया था, हम उसके किशोर जी, अगर जनता ने उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी को हटाया तो समाजवादी पार्टी कहती है अब कि हाँ हमारी कोई कमी होगी तभी आपको मौका दिया। केंद्र से कांग्रेस को हटाया तो उसकी कोई कमी होगी तभी आपको मौका दिया। तो फिर आप हर बार उनसे तुलना क्यों करते हैं? खुद की बात बताइए। भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों पर चुनाव लड़ रही है। ठीक है हमने जो विनय जी, जनता के बीच में, ठीक है, उसके दम पे चुनाव पे है।
ठीक है विनय जी, पब्लिक के जवाब रखिए अपना पक्ष। आज हमने महिला का हमने महिला बिल पास किया। आज हमने महिलाओं को जो सम्मान दिया 33%। हेलो हिंदुस्तान। ठीक है किशोर जी विनय जी का पक्ष जानते हैं। ठीक है विनय जी रखिए अपना पक्ष। किशोर जी ये बताए जनगणना कब हुआ था? 1911 में। देखिए कितने पढ़े लिखे हैं, अब आपको बता दें 1931 में पहली जनगणना हुई, जो देश आजाद होने से पहले 1941 में दूसरी हुई, 2011 में 2011 को 1911 को गुजरात के लोगों का हुआ। उसके बाद मंडल कमीशन लागू हुआ 1931 को आधार बना करके, उसी पर जाति जनगणना के तहत जो है वो क्या नाम आरक्षण नियुक्त किया गया। क्या पढ़ते हैं भाई, कहाँ से आते हैं लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, बिना डिग्री होने में कहाँ से आते हैं ये लोग? हाँ आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं ना, केवल जाति बात पे चलते हैं। तो ये मान लीजिए कि कुछ तो जानकारी होना चाहिए। आज जान 1941 1952 यही जनगणना है, जबकि 1952 में केवल अनुसूचित जनजाति की गणना की गई थी। 2011 में भी जनगणना क्या बताएंगे ये झूठ के पास 2011 में किशोर जी आप कह रहे 2011 में जनगणना हुई, ठीक? अरे तो निकाले, हमें दिखा दीजिए। आगे मैं यही कह रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी। हाँ जी, लेकिन उसी आधार पर 1931 गरीबी रेखा से नीचे हुआ ही अंग्रेजों ने कराया था 1931 में। 1952 वाली सार्वजनिक नहीं की गई थी। अरे विनय जी वो 2011 की उस गणना की बात कर रहे हैं जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी। ठीक है मुद्दे पे। जब 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ 1931 को आधार बना करके किया गया। ऐसा 1911 में जनगणना 2011 की बात कर रहा हूँ। झूठ बोल रहा हूँ, 2011 की बात कर रहे हो। 2011 में कौन सा जनगणना हुआ? वहां पर सार्वजनिक किया गया है। कहाँ सार्वजनिक किया गया है? कहाँ सार्वजनिक किया गया है? विनय जी कांग्रेस द्वारा किया गया था लेकिन उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। तो कहाँ हुआ सार्वजनिक? वही तो मैं कह रही हूँ इतनी देर से कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। तो उसको हम कैसे मानेंगे? बिल्कुल अभी तो 1931 चल रहा है ना। बिल्कुल। तो अभी तो जो आधार बनाया गया 1931 को बनाया गया, जो मंडल कमीशन 1990 में लागू हुआ 1931 के हिसाब से हुआ है। उसके बाद कुछ उसमें फेरबदल किया ही नहीं। किस तरह की बात करते? देखिए झूठ के पाठशाला के, झूठ के प्रेम के विद्यार्थी है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर नरसंहार चालू है, ये सारे लोग देख रहे हैं। नियमों को धत्ता बता दिया है, संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। दलित अल्पसंख्यक वंचित शोषित लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज पूरी जनता जो भी इस तरह की है, पीडीए हमारा पीडीए फार्मूला है और हम इस समाज के लिए सदन से लेकर के सड़क तक लड़ते रहे। विनय जी अभी आपने कहा कि पीडीए हमारा फॉर्मूला है। बीजेपी कहते हैं कि पीडी का तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ ए आपके पास है। तो मैं तो कह ही रहा हूँ ये मतलब इनके लिए ये पीडीए को मानते ही कहा। ये तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक शोषित वंचित लोगों को खत्म कर देना चाहते हैं। नहीं वो कहते पिछड़ा दलित उनके पास है और वो उनके हक की बात करते हैं। आप उनके हक की बात नहीं करते ना, आपने अपने कार्यकाल में उनके लिए कुछ किया है। अगर कर रहे होते तो महिला आरक्षण बिल आया जब, तो पिछड़े महिलाओं के हक की बात किए होते कि नहीं? कहाँ है उनका अधिकार? कहाँ है उनका अधिकार? बता दीजिए आप। ये झूठे लोग हैं, इनकी बातों में अब जनता आने वाली नहीं। ठीक है किशोर जी मुद्दे पे फाइनल कमेंट। श्रेया जी आपने सही कहा कि हमने तो अल्पसंख्यक के लिए भी किया है। हमने पिछड़ा दलित के साथ साथ अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सामान्य जात, हमने बताया ना कि मैं किसी को बांट के नहीं हम चुनाव लड़ते। हम तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सवर्ण ये टोटल 140 करोड़ जनता के लिए हमने किया है। 140 करोड़ जनता के कर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के मैदान में आई हुई है। हमने तो जितना हिंदुओं के लिए किया उतना ही मुसलमानों के लिए किया। हमने अगर आवास दिया तो तफरका नहीं किया। हमने कन्या विद्या धन दिया तफरका नहीं किया। हमने आयुष्मान कार्ड दिया तफरका नहीं किया। हमने अगर उनको किसान सम्मान निधि दिया हमने तफरका नहीं किया। हमने जितना हिंदुओं को दिया उतना ही हमने मुसलमानों को दिया।
हमारे लिए तो सब बराबर से हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी है। हमने बांटा में इन लोगों ने कभी कब्रिस्तान बनाया, कभी शमशान बनाया, कभी कब्रिस्तान की बाउंड्री कराया, कभी हिंदू मुसलमान किया। हमने तो अगर हिंदुओं को दिया तो उतने ही मात्रा में हमने मुसलमानों को भी दिया। ठीक है। हमने अगर अनाज फ्री का दे रहे हैं हर किसान को, हर गरीब को, तो हमने हिंदू को भी दिया है और मुसलमान को भी दिया है। ठीक है। हमने तो फर्क नहीं किया। हमारे लिए पीडीए नहीं, हमारे लिए सर्वसम्मान 140 करोड़ जनता हमारी है। और भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ जनता के बीच में जो एक झोपड़ी से लेकर हवेली तक लोगों के लिए किया है, जो सबको दिया है, महिला, पुरुष, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सवर्ण, सबको हमने दिया है। इसलिए सब हमारा हक बनता है कि सबके बीच में जाकर अपने कर्मों के आधार पर हमारा बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, हमारे मंडल अध्यक्ष सब हमारे क्षेत्र में लगे हुए हैं। ठीक है। और हम चुनाव के 24 में आएंगे। हमारा चुनाव 4 साल पहले से शुरू है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। ठीक है विनय जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस तरह के वीर रस की कविता पढ़ते रहते हैं। इससे कविता पढ़ने से जोश नहीं आ जाएगा जनता के बीच में। आज जनता जिस तरह से छली गई है, परेशान है, जनता के जो कष्ट है, जो जनता की दिक्कतें हैं, उस पर मरहम लगाने का समय है, जनता के साथ खड़े होने का समय है। इस तरह के बेकार की कविता, झूठ की पाठशाला के स्क्रिप्ट पढ़ने से देश का भला नहीं होगा। आज जो धरातल पे है वो दिख रहा है कि सरसों का तेल कितने रुपए केजी, आलू कितने रुपए केजी, प्याज कितने रुपए, चावल कितने रुपए, चीनी कितने रुपए केजी है। आज गरीब के थाली में रोटी है कि नहीं, प्रश्न इसका है। और ये उससे जनता और गरीब बहुत दूर है। लड़ाई इस चीज की है, भारत को बेचने का काम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके खिलाफ आज कहीं न कहीं इंडिया खुद खड़ा हुआ है। इंडिया पूरे देश की जनता के हृदय में है और जनता खुद कहती है आई लव माई इंडिया। और इंडिया हर जनता की, पूरे देश की पसंद है और देश इंडिया के लिए पूरी जनता लड़ने को तैयार है। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें कि पूरी तरीके से 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश में जहां मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है, तो वो दमखम के साथ मैदान में नजर आ रही है। अखिलेश यादव बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हम 80 की 80 सीटों पर विजयी होंगे और बीजेपी को धूल चटाएंगे, लेकिन बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि मिशन 80 हमारा कामयाब होगा। कह रही है तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार 80 की 80 सीटों पर किस पर समर्थन देती है और किसको जिताती है। खैर ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।